औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। स्केल और वेक्टर से रिलेटेड की पॉइंट्स भी बता दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की, और ये की पॉइंट्स आपको शॉर्ट टेक्निक की डेवलप करने में मदद देगी और BCQs यानी MCQs और BCQs को सॉल्व करने में भी मदद देगी। फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, मोशन। मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेटा मोशन से मुराद क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो वो मोशन में कंसीडर की जाएगी। बेटा जब आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, आप अपने आप को मोशन में भी कंसीडर नहीं करोगे। देखो ज़मीन मोशन में है लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। क्यों? ज़मीन की मोशन से हमारी सराउंडिंग चेंज होती हुई महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ज़मीन मोशन करती है, हमारी सराउंडिंग हम सब ज़मीन के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि अगर हम खुले समंदर में भी समंदर में तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, फिर आप स्विमिंग करते वक्त कितना भी आगे चले जाओ, आपकी सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह डेजर्ट सहरा में भी आपकी पोजीशन चेंज होती हुई महसूस नहीं होगी। अगर हमारी पोजीशन चेंज होती हुई महसूस नहीं हो रही, हम अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करेंगे। अ बॉडी चेंज डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज सेड टू बी इन रेस्ट। फिर मोशन की 3 टाइप्स होती हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन बेटा ऐसी मोशन जिसमें बॉडी का हर पार्ट सेम डिस्टेंसिंग कवर करे सेम इंटरवल टाइम में, ऐसी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। या अगर बॉडी के एक्सिस मोशन के दौरान आपस में पैरेलल हो तो बेटा मोशन का क्या कहलाती है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। एक कॉन्सेप्ट जहन में ये दिया जाता है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होती है। बेटा ये कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन नहीं है। हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन में मोशन होना ज़रूरी नहीं है। क्या कहा जा रहा है? बॉडी के सेम डिस्टेंस में सेम टाइम इंटरवल कवर करे तो बॉडी की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। फिर एग्जाम्पल दी जा रही है जिसमें हम एक कार की बात कर, ये कार स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रही है। बेटा स्ट्रेट पाथ में मोशन एग्जाम्पल है किसकी? बेटा ट्रांसलेटरी मोशन की। इस मोशन के दौरान बॉडी के एक्सिस आपस में पैरेलल रहते। बेटा इस वक्त वाई एक्सिस की डायरेक्शन अपवर्ड है। ये बॉडी स्ट्रेट पाथ में मोशन नहीं कर रही, लेकिन इसके वाई एक्सिस पूरी मोशन के दौरान सेम डायरेक्शन में यानी आपस में पैरेलल है। बेटा ऐसी मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो बेटा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन में मोशन करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्ट्रेट लाइन की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल ज़रूर है। दूसरी मोशन हमारे पास रोटेटरी मोशन। बेटा बॉडी अगर किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन करे तो ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि आप इलेक्ट्रॉन की मोशन अराउंड द न्यूक्लियस भी क्या कह सकते हो? रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल कह सकते हो। बेटा देखो ये बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, सॉरी ये बॉडी जो है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन कर रही है। बेटा अगर फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन बॉडी इस तरीके से करे कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बॉडी का कांस्टेंट रहे तो ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस वेरिएबल हो तो हमारी ऐसी मोशन ऑर्बिटल मोशन कहलाती है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास करे तो ये स्पिन मोशन कहलाती है। तो बेटा स्पिन मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन, रोटेटरी मोशन ही है। फर्क क्या है? अगर फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो सर्कुलर मोशन कहलाती है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस वेरिएबल हो तो ऑर्बिटल मोशन कहलाती है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास कर जाए तो बेटा ऐसी मोशन स्पिन मोशन कहलाती है। अगर आप अर्थ की मोशन की एग्जांपल लें तो अर्थ ऑर्बिटल मोशन करती है, यानी सन से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। हमें कैसे पता चला कि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? हमें बेटा इस चीज़ का पता ऐसे चलता है कि सीजन की क्रिएशन जो होती है
वो बेटा किसकी वजह से होती है? अर्थ की डिस्टेंस की वेरिएशन की वजह से होती है। जब अर्थ के सन के नज़दीक आ जाती है तो समर, और सन से दूर चली जाएगी तो विंटर का सीजन आ जाता है। इसी तरीके से अर्थ की मोशन स्पिन मोशन भी होती है, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा कैसे होता है बेटा? डे एंड नाइट की क्रिएशन जो है वो बेटा आपके पास किसकी वजह से होती है? स्पिन मोशन की वजह से होती है। बेटा अगर अर्थ की स्पिन मोशन ख़त्म हो जाए तो बेटा दिन और रात, जिस जगह पे दिन है वहाँ पे दिन रहेगा, जहाँ पे रात है वहाँ पे रात रहेगी। दिन और रात की क्रिएशन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर अर्थ की ऑर्बिटल मोशन नहीं होती तो बेटा सीजन भी चेंज नहीं होते। वाइब्रेटरी मोशन, अगर कोई बॉडी फिक्स पॉइंट की टू एंड फ्रो मोशन करे, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेंडुलम की मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी क्या कर रही है? एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन कर रही है। बेटा डिस्प्लेसमेंट, अब जब कोई बॉडी मोशन करती है तो दो पॉइंट्स के दरमियान वो कुछ टाइम भी कंज्यूम करती है और डिस्टेंस कवर करती है। अगर डिस्टेंस डायरेक्शनल डिस्टेंस है तो ऐसे डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और जब भी पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात की जाएगी तो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो दो पॉइंट्स के दरमियान, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस कह लें, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लें, या डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कह लें, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फर्ज करो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान मुख्तलिफ पाथ है। एक पाथ कर्व बनाया हुआ है, एक पाथ आपके पास स्ट्रेट है। फिर एक कर्व पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये मिनिमम नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। जबकि रेड कलर की लाइन मिनिमम है, परपेंडिकुलर है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे। डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं बेटा, दो चीज़ें बताई जाती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जबकि उसका मैग्नीट्यूड अलहदा कर दिया जाए तो वो सिर्फ डिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, बट इसमें 5 मीटर मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन है। जब तक ये दोनों बातें एक साथ डिफाइन की जा रही हैं डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस का, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। एक एग्जाम्पल की मदद से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। कह रहा बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है जिसका रेडियस कितना है बेटा? आर है। कह रहा कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने रेशियो निकालनी है डिस्टेंस के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, जब बॉडी एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी डायमीटर ऑफ दिस सर्किल। बेटा एक बॉडी है जो सर्कल पे मोशन कर रही है और सर्कल का रेडियस कितना सपोज किया हुआ है बेटा? आर सपोज किया हुआ है। बेटा दो पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मौजूद हैं? डायमीटर। बेटा डायमीटर उस लाइन को कहते हैं जो सर्किल के सेंटर से गुजरते हुए सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। ये व्हाइट कलर की लाइन डायमीटर कहलाएगी। बॉडी ये ब्लू कलर की दो पॉइंट्स के दरमियान मोशन कर रही है। अब देखो ये मोशन दो तरीके से हो सकती है, क्या तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाए या फिर सर्कुलर पाथ में मूव करे। बेटा जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं बन रहा बल्कि हाफ सर्किल की बात हो रही है। बेटा हम यहाँ पे डिस्टेंस को जब कैलकुलेट करेंगे तो बेटा डिस्टेंस जो होगा हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल के इक्वल हो जाएगा। यानी रेड कलर की लाइन पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस नहीं है बल्कि हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के इक्वल है। हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल से मुराद क्या है बेटा? बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। जबकि हाफ की बात करेंगे तो 1/2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा आपके पास? पाई आर। तो बेटा डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? पाई आर के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉडी एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी तो बेटा सेंटर से लेकर एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा, यानी आर। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मोशन कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास 2r के इक्वल हो जाएगा। बेटा रेशियो निकालोगे
तो आपके पास डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पाई आर डिवाइडेड बाई 2r, तो पाई अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा रेशो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रेशो आ रही है वो पाई अपॉन 2 के इक्वल आ रही है। बेटा यहाँ पे थोड़ी बात ये क्लियर होगी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर दो पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट करते हैं, जबकि डिस्टेंस के लिए किसी भी रास्ते में हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बशर्ते कि वो मिनिमम ना हो। बेटा जब बॉडी मोशन करती है तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कवर कर रही है तो टाइम भी कंज्यूम करेगी। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी बेसिकली रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल चेंज इन टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन अगर आप किसी खास टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। The velocity of a body for a particular time is known as instantaneous velocity. The average velocity of a body for a very short time interval is known as instantaneous velocity. बेटा इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 से मुराद क्या है बेटा? जब हम लिमिट बहुत ही शॉर्ट ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा चेंज जो तकरीबन ना होने के बराबर। क्या मतलब हो बेटा? बेटा अगर हम घर से एक बाल्टी में पानी लेके जाएं और समंदर में शामिल कर दें, बेटा देखो चेंज हुआ है, लेकिन ये वो चेंज है जिसमें तकरीबन आपको ना होने के बराबर। आप किसी को चेंज बताओगे तो चेंज कंसीडरेबल नहीं है, कैलकुलेटेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है। इसी तरीके से आप समंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लो तो बेटा उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ चेंज हुआ तो ज़रूर है क्योंकि बाल्टी में पानी मौजूद है, लेकिन अगर आप समंदर की क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे ये वो चेंज है जो ना होने के बराबर है। तो बेटा अगर हम कहते हैं टाइम डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मतलब चेंज इन टाइम तकरीबन 0 के बराबर चेंज हो कि जो ना होने के बराबर हो। क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, जबकि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टोटल चेंज इन टाइम की रेशियो को हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। बेटा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपस में इक्वल होगी तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती है। अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी। बेटा हम एक एग्जांपल की मदद से डिफाइन करते हैं। बेटा देखो हम ग्राफ बना रहे हैं टाइम और डिस्टेंस के दरमियान। हमने ग्राफ बनाया ये ग्राफ कर्व की सूरत में। इस कर्व के ऊपर हमने दो पॉइंट्स लिए। पहला पॉइंट t1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और t1 हमने सपोज कर लिया 5 सेकेंड है। उस वक्त बॉडी का डिस्टेंस d1 था जिसे हमने 20 मीटर सपोज कर लिया। एक दूसरा पॉइंट लिया, उस वक्त टाइम t2 सपोज किया गया, उसे हम 10 सेकेंड कह रहे हैं और उस वक्त डिस्टेंस जो है वो आपके पास d2 है जो 40 मीटर के इक्वल है। बेटा जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा तो शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात करेंगे, यानी खास टाइम के ऊपर, यानी डिस्टेंस d1 को t1 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। बेटा 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं d2 को t2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये किस टाइम के लिए बेटा? t2 टाइम के ऊपर है, यानी 40 को आप किससे डिवाइड कर दो? 10 से, तो आंसर फिर 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बेटा बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है, चाहे वो t1 पे कैलकुलेट की जाए t2 पे कैलकुलेट की जाए। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? चेंज की बात करेंगे। यहाँ पे चेंज नहीं था लेकिन अब चेंज की बात करेंगे। चेंज की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैसे निकालोगे? d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो बेटा आप 40 में से 20 माइनस करोगे 20 रह जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ रही है? 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। बेटा इस एग्जाम्पल में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों सेम है तो हम क्या कहेंगे? ये बॉडी कैसे मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है। अगर ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू सेम नहीं होती तो हम कहते हैं कि बॉडी कैसे मोशन कर रही है? वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रही है। तो बेटा अब समझ में आ गई होगी बात कि इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी खास टाइम पर हम वहाँ पर चेंज की बात नहीं करते और एवरेज का मतलब यहाँ पर हम चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम की बात करते हैं। बेटा जब वेलोसिटी चेंज होती है, वेरिएबल होती है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बेटा जिस तरीके से वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और एवरेज होती है इस तरह एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस और एक्सेलरेशन एवरेज होता है। बेटा कुछ आपसे एमसीक्यूज के तौर पर बात की जा रही है। द चेंज इज पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। बेटा देखो कह रहा है कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
पोजीशन में चेंज आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको। द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी आती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, देखो फिजिक्स में जब भी रेट का लफ्ज लगा जाएगा तो बेटा रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो बेटा पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम से डिवाइड करो, ये भी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, ये भी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है बेटा। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर अ पार्टिकुलर टाइम, देखो वेलोसिटी किसी खास टाइम पे बात की जाएगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, जब स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो बेटा ये भी इंस्टेंटेनियस की बात की जा रही है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होगी, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डैश व्हेन एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू आर नॉट सेम, तो इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। बेटा एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। तो बेटा कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में, इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन कहेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और सेम इसी तरीके से अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, किसी खास टाइम पे बॉडी का एक्सीलरेशन क्या कहलाता है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक बात जो यहाँ पर की पॉइंट ध्यान में रखना है, एक्सीलरेशन को कहते क्या है बेटा, भाई एक्सीलरेशन बहुत सिंपल अगर आप डिफाइन करो तो एक लाइन में ये कह सकते हो एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा जा रहा है तो इसका मतलब हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 इंक्रीज कर रही होगी, यानी पहले सेकंड में 0 से 2 होगी तो दूसरे सेकंड में 2 से 4 हो जाएगी, तीसरे सेकंड में 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही होगी, 2। अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होगा बेटा उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर 10 से चल रही थी तो पहले सेकंड में 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 और 2 से फिर 0 हो जाएगी। यानी एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कहलाएगा। अगर वेलोसिटी आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू की वैल्यू सेम ना हो तो एक्सेलरेशन आपके पास वेरिएबल हो जाएगा। बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डिएशन भी कहते हैं और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। बेटा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ये डिफाइन करेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है। बेटा ये स्ट्रेट लाइन, अगर हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं, बेटा ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, अगर एक्स एक्सिस पे हम टाइम लें और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लें तो स्ट्रेट लाइन किस बात को रिप्रेजेंट करती है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, लेकिन स्लोप के साथ होनी चाहिए। और कर्व किस बात को रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेरिएबल एक्सेलरेशन को। बेटा अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। बेटा तो एक बात ध्यान में रखिएगा, when we plot a graph between velocity and time, then graph represent the acceleration and the area under the curve represent the distance। जबकि area under the curve जो शेप बनेगी उस शेप का एरिया जो होगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, if we plot the graph between velocity and time, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान अगर ग्राफ बनाया जाए देन लाइन और ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। बेटा हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कौन सा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कौन सा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कौन सा एक्सेलरेशन 0 है। रिटार्डिएशन के लिए स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है यानी टाइम एक्सिस है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो लाइन किसको रिप्रेजेंट करी, एक्सेलरेशन को। एंड द एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, और जब एरिया अंडर द कर्व होगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमें मालूम है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2 ए एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
बेटा देखो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बात की। बेटा हमने वेलोसिटी एवरेज पढ़ी, यूनिफॉर्म पढ़ी, वेरिएबल पढ़ी और इंस्टेंटेनियस पढ़ी। इसी तरह एक्सेलरेशन हमने इंस्टेंटेनियस पढ़ा, एवरेज एक्सेलरेशन की बात की, पॉजिटिव की बात की, नेगेटिव की बात की और यूनिफॉर्म की बात की। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास तीन है, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और इसी तरह वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी की। बेटा यहाँ पर वी वेलोसिटी को एफ के साथ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। तो बेटा वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की रिलेशन को हम बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा बॉडी थ्रो इन एयर एंड रिमेन्स इन एयर फॉर 10 सेकेंड। एक बॉडी को ऊपर फेंका गया और वो 10 सेकंड तक ऊपर ही रहा है। कह रहा है इस इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 98 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 9.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 49 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 490 मीटर पर सेकंड। बेटा जब हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉडी कैसे पाथ में जाएगी, अपवर्ड जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और वापस आ जाएगी। इस पूरी मोशन के लिए बॉडी ने कितना टाइम कंज्यूम किया, 10 सेकंड। तो बेटा ऊपर जाने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करेगी, 5 सेकंड, और नीचे आने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करेगी, 5 सेकंड। बेटा बेसिकली सवाल को सॉल्व करने के लिए आप किसी एक डायरेक्शन में मोशन की बात करोगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन की बात करोगे। हम अपवर्ड मोशन की बात करें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है वो। बेटा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे बेटा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा शुरू में कहा था कि एक्सेलरेशन से मुराद क्या है, हर एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में माइनस 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रही थी। बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यानी एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी थी, 0 हो चुकी थी। उसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी थी बेटा, 0 हो चुकी थी। 0 होने से मुराद क्या है बेटा, यानी इससे पहले इसकी वेलोसिटी 10 इंक्रीज कर चुकी होगी। यानी जब टाइम 5वां सेकंड था वेलोसिटी इसकी क्या थी बेटा, 0। तो बेटा चौथे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी 10 बढ़ा दी जाए तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में 10 कम हो रही है तो मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ, हर सेकंड में 10 बढ़ाता जा रहा हूँ। तो बेटा आपके पास जब दूसरा सेकंड था वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 30 मीटर पर सेकंड। फिर पहले सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 40 मीटर पर सेकंड। जब मोशन स्टार्ट हुई थी बेटा बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 50 मीटर पर सेकंड। तो बेटा पता क्या चल रहा है कि इसकी मोशन के दौरान हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 में डिक्रीज करती जा रही है। अब देखो बॉडी ने मोशन स्टार्ट की 50 मीटर पर सेकंड से, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 कम हुई 40, फिर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कम हुई 30, फिर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कम हुई 20, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कम हुई 10 और फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो बेटा इसको 5 सेकंड ऊपर जाने के लिए लगे। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका क्या है कि कितने सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड। कितनी एक्सेलरेशन है, 10। तो बेटा आपके पास v बराबर होता है, a बराबर होता है v अपॉन t, तो v बराबर हो जाएगा a इंटू टी। तो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, 10, और वेलोसिटी टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो आपके पास आंसर क्या है, 50, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके निकाला है। तो बेटा ऑप्शन में या तो 50 होगा या 50 के करीब आंसर होगा। तो बेटा हमारे पास जो 50 के करीब आंसर नजर आ रहा है वो कौन सा, 49 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 49 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ज़हन में ही सोचिएगा कितने सेकंड की बात की जा रही है, उसी सेकंड के लिहाज से आप वेलोसिटी को चेंज करते चले जाइएगा। The initial speed of a particle A is twice that the particle B. The distance of a particle B travel in a given time and acceleration as compared to particle A before come to rest. इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है बेटा, 0। ए और बी का एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों क्या लेना है बेटा, सॉरी टाइम और एक्सेलरेशन क्या लेना है, सेम लेना है। तो बेटा दोनों की डिस्टेंस की बात की जा रही है कि डिस्टेंस को कंपेयर करना है। तो बेटा आपके पास ऑप्शन क्या है, ट्वाइस एज ए फार, क्वार्टर एज ए फार, द सेम, हाफ टाइम एज ए फार, यानी बी
ए के मुकाबले में दुगना फासला तय कर चुका होगा, बी ए के मुकाबले में 1/4 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ए और बी का डिस्टेंस सेम होगा और बी का डिस्टेंस ए के मुकाबले में हाफ होगा। फिर हम यहाँ पे फिर एक टेबल बनाते हैं और बी के दरमियान। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ए की स्पीड इनिशियली बी के मुकाबले में ट्वाइस है। अगर मैं बी की स्पीड v लेता हूँ तो ए की स्पीड कितनी लेंगे बेटा, 2v लेंगे। तो उसके बाद एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, हमने यहाँ पर ए ही ले लिया, लेकिन नेगेटिव साइन किस बात को बता रही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है क्योंकि फाइनली वेलोसिटी 0 हो रही है। बेटा टाइम हमने क्या सपोज कर लिया t, दोनों के लिए टाइम कितना हो गया, t हो गया। फाइनल वेलोसिटी, अच्छा ए का डिस्टेंस को हमने s1 कह दिया तो b के डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, s2 कह दिया। फाइनल वेलोसिटी vf 0 हो गई तो b की वेलोसिटी भी क्या हो गई बेटा, आपके पास 0 हो गई। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as = vf² - vi²। जब मैं ये फॉर्मूला a के लिए लिखूंगा तो माइनस का 2as1 = 0 - 2v², किसके बाद हो जाएगा, माइनस का 2as1 = माइनस का 4v²। जब ये फॉर्मूला b के लिए लिखेंगे तो माइनस का 2as2 = 0 - v², तो बेटा माइनस का 2as2 = -v² के इक्वल हो जाएगा। बेटा अब रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है, तो मैं दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करवा देता हूँ। तो बेटा कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो माइनस का 2as2 डिवाइड बाय माइनस का 2s1 माइनस का v² डिवाइड बाय माइनस का 4v²। बेटा माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, v² से v² कैंसिल। तो बेटा आपके पास s2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4 ऑफ s1। s2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1/4 ऑफ s1, यानी s2 s1 के मुकाबले में 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। यानी अगर बॉडी ए ने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो बॉडी बी का डिस्टेंस 10 मीटर होगा, तो इसका आंसर होगा क्वार्टर s1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, move down on an inclined plane road with uniform acceleration, it travel 100 meter in 10 seconds, the final speed of the car। बेटा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी हम कह लेंगे बेटा 0। क्या है, मूव डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ भी सपोज कर लो, ए कह लिया। ट्रैवल इन 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, 100 मीटर इन 10 सेकंड, कितना टाइम लगा बेटा, 10 सेकंड। फाइनल स्पीड मालूम करनी है। बेटा हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वीएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी पहला काम हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, 100 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s = vit + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10 सेकंड गिवन है, 1/2 a मालूम करना है और t 10 का स्क्वायर और डिस्टेंस 100 मीटर आपके पास। बेटा 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 100 = 50 टाइम्स ऑफ ए मालूम करना है तो 100/50 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। अब आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, 2s = vf² - vi²। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, vf = vi + et। तो बेटा मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज की है तो आप थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो बेटा 2 एक एक्सेलरेशन 2 आया है, एस आपके पास 100 है और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। तो बेटा 2 × 2 × 100 तो 400 vf² रूट ले लेंगे तो बेटा आपके पास vf = 20 मीटर पर सेकंड आ गया। बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इतने लंबे सवाल की यूज करेंगे, तो बेटा ये तरीका इंटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो सही था, लेकिन अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं तो बेटा ये तरीका गलत है। और इस तरीके को अगर हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे हैं बेटा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। बेटा फिर क्या करेंगे, बेटा हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। बेटा जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके दरमियान, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वी एक्सिस पे वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले ली। हमने कहा था कि लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को, और डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट, सॉरी एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। बेटा इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल टाइम पे क्या है, 0,
यानी ओरिजिन के ऊपर पहला पॉइंट हो गया। फिर 10 सेकंड जब टाइम गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, v सपोज कर लिया हमने। तो बेटा इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, यानी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कुछ भी v हो चुकी है। बेटा आपके पास जो शेप बन रही है वो ट्रायंगल शेप बन रही है, जिसमें टाइम कितना है बेटा आपके पास 10 सेकंड, जिसे हम t से दायर कर रहे हैं, और वेलोसिटी कितनी है बेटा v, जो हमने मालूम करनी है। बेटा ये ट्रायंगल जो शेप बन रही है तो उसके बेस पर टाइम है और हाइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है। बेटा मैंने क्या कहा था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्टेंस को। यहाँ पर जो शेप बन रही है वो कैसी ट्रायंगुलर शेप है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस। बेटा बेस पे क्या लिखा हुआ है, टाइम, और हाइट पे क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो बेटा आपके पास v किसके बराबर हो जाएगा, 2s अपॉन t के। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आपके पास 20 मीटर। देखो पिछले सवाल को जब हमने लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था जब भी आंसर ये आ रहा है, अब भी आंसर ये आ रहा है। तो दोनों तरीके से सॉल्व करके बताने का मकसद सिर्फ ये था कि बेटा जो शॉर्ट टेक्निक बताई जा रही है वो गलत नहीं है, और दूसरी चीज़ आपको टाइम के बारे में डिफरेंस बताना था। वो सवाल का सॉल्व करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ, अब सवाल सॉल्व करने के लिए टाइम कम कंज्यूम हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है, an acrobat jumps from the height of 5 meter on seesaw, the velocity with which hits the seesaw। फिर इस सवाल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम मोशन पढ़ रहे हैं तो हम मोशन ही की बात करेंगे। तो बेटा ऑप्शन क्या क्या है, 6 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर और नन ऑफ दिस। बेटा पहले तो ऑप्शन नन ऑफ दिस आते थे, अब नन ऑफ दिस आंसर ऑप्शन नहीं आ रहे होते। बेटा हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। एक्रो जंप फ्रॉम रेस्ट, बेटा रेस्ट से ले रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, 0। फ्रॉम हाइट 5 मीटर टू सीसॉ, द वेलोसिटी विद व्हिच हिट्स द सीसॉ। तो वेलोसिटी आपके पास आ रही होगी 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है बेटा, तो बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 ले लिया, और डिस्टेंस कितना है 5। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो 100 का रूट निकालेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बेटा इन तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए आप कोशिश कीजिएगा इस तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चन कहीं दूसरी बुक से ज़रूर फॉलो करो, और साथ के साथ हाथ के हाथ सॉल्व करो। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप न्यूमेरिकल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको मैसेज में वापस रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।